नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है अधिकारों के विभिन्न प्रकार, यानी अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। एक तो है नैतिक अधिकार और एक है कानूनी या नागरिक अधिकार। नैतिक कानून, जैसा कि आपको विदित है, नैतिक कानून या नैतिक अधिकार नीति शास्त्र से संबंध रखते हैं। इसमें नैतिक अपील के आधार पर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है, या नैतिकता पर आधारित यह व्यवस्था है नैतिक अधिकार की। दूसरा पहलू है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, जैसा कि नाम से विदित होता है, कि संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों को समान रूप से कानून का संरक्षण मिलता रहे, सुरक्षा मिलती रहे और व्यवस्था मिलती रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कानूनी अधिकार के विभिन्न रूप, जैसे नागरिक अधिकार। सबसे पहला पहलू हम लेते हैं सामाजिक रूप में कि नागरिकों को क्या अधिकार मिलना चाहिए या मिलता है संवैधानिक प्रावधानों से। वो है समानता का अधिकार। चूँकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है और मानव के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर पर रखा जाए, समान अधिकार उसको मिले, किसी भी तरह का भेदभाव, असमानता व्यक्ति के साथ न की जाए, यही है समानता का अधिकार। इसके साथ ही जुड़ा हुआ पहलू है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिले, व्यक्ति को जीवन का अधिकार मिले, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, जीवन सुरक्षा का अधिकार मिले। यानी अधिकारों से जुड़े हुए अनेक ऐसे पहलू हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। तो हमारा दूसरा पहलू आता है राजनैतिक समानता का अधिकार। राजनैतिक समानता का तात्पर्य व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश में शासन व्यवस्था में सहभागी बन सके, यानी उसे सुअवसर मिलना चाहिए। अर्थात जैसे 18 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक को वोट डालने का अधिकार, 25 साल की आयु प्राप्त व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये आता है राजनैतिक समानता के अधिकार में, यानी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो, एक निर्धारित आयु और जो योग्यताएं संवैधानिक प्रावधान के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाए, उसे वो फुली यानी पूरी तरह से उस पर खरा उतरता हो, वह व्यक्ति स्वयं खड़े होने का और मतदान का प्रयोग करने का अधिकार रखता। सामाजिक समानता का अधिकार। समाज में अनेक वर्ग निवास करते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। तो ये जो समूह है विभिन्न वर्गों में बटे हुए, लेकिन कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी को समान अधिकार है। इसलिए सामाजिक समानता जरूरी है, यानी वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए, छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, शासक और शोषित का जो रेशो है उसमें किसी भी तरह की असमानता, अत्याचार, शोषण, दुर्व्यवहार, किसी भी तरह का कोई विभेद न हो, जातीय, भाषीय एवं लिंग के रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही व्यवस्थाएं हम संवैधानिक आधार पर चाहते हैं और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में विशेष रूप से आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था वो इसी बेस पर था
कि समाज में किसी भी तरह असमानताएं ना रहे। जिन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला वो वर्ग भी आगे बढ़ जाएं, यानी उन्हें प्रोत्साहन मिले, अवसर मिले, समानता का दर्जा मिले और भेदभाव खत्म। फिर है आर्थिक समानता का अधिकार। आर्थिक समानता, आर्थिक पहलू एक ऐसा पहलू है जो जीविका उपार्जन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो, व्यवसाय करने का सुअवसर हो, उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले, कृषि प्रधानता यानी कृषि को बढ़ोतरी आगे बढ़ाने के जो भी सोर्सेज हों वो मिले। ये सब आर्थिक समानता के अधिकार में सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वामित्व का, समान वितरण का अनेक ऐसे पहलू हैं जो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व से संबंधित है। इनमें सब में व्यवस्था का कार्य राज्य का दायित्व माना जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों में आर्थिक समानता व्याप्त रहे। क्योंकि जहाँ आर्थिक असमानता होगी वहाँ समाज में संघर्ष पैदा होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी और अधिक संपन्नता भी हानिकारक है, अधिक निर्धनता भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। मध्य मार्ग यानी बीच का मार्ग हो, यानी सभी को सुविधा ही राज्य सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा शक्ति, संस्था और वैधता के आधार पर आर्थिक नियोजन करते हुए आर्थिक समानता के अधिकार को उपलब्ध कराया जाए। फिर आता है पहलू हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करते हैं। अधिकार राज्यों द्वारा दिए जाते हैं, संविधान द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। आप सभी को विदित है, स्वतंत्रता एक ऐसा पहलू है जो प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने की व्यवस्थाएं होना जरूरी है। लेकिन स्वतंत्रता में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करे जैसा वो अपने प्रति चाहता है, यानी किसी का शोषण ना हो, हिंसा ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, किसी भी तरह की असामाजिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन जीने का ढंग प्रत्येक व्यक्ति का अपना है और वह किस तरह से उसका जीवन यापन अपना करना चाहता है, उसे स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। उसे जीवन का अधिकार, उसे स्वतंत्रता का अधिकार, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में आते हैं और व्यक्तिगत लाइफ जीने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। कैसे रहना है, कैसे खाना है, जो उसकी गतिविधियां हैं उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विचार अभिव्यक्ति अभिभाषण से संबंधित है, अभिव्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप में एक सर्वोच्च पहलू है और लोकतांत्रिक पहलू भी है कि व्यक्ति पक्ष में, विपक्ष में, आलोचना में, प्रत्यालोचना में, व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करे। लेकिन यहाँ भी संयमित ढंग से व्यक्ति को जीवन जीते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए, यानी इस तरह की अभिव्यक्ति हो कि सामने वाले को ठेस ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे या किसी को हमारी बात बुरी ना लगे। तो ये है अभिव्यक्ति का मैटर। अभिव्यक्ति यदि हम उच्च लेवल पर देखें, संस्थागत लेवल पर देखें, तो जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, यहाँ भी
संगठन के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, पार्टी के रूप में, प्रवक्ता के रूप में हर रिप्रेजेंटेटिव को अपने विचारों को रखने का अधिकार मिलता है और नियमानुसार समय प्रबंधन के रूप में अनुशासित होकर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन करना है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को हम सब स्वीकार करते हैं। अंत्यकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अंत्यकरण का मतलब है अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, कि अंत्यकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म को मानने या आस्था रखने या आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव या धर्म परिवर्तन या किसी भी बात को मानने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जो कार्य करे जिससे उसमें उसे आनंद और खुशी की प्राप्ति हो, वह उसे करने देना चाहिए। यदि हम व्यक्तिवादी विचारधारा की हिसाब से देखें तो लेट मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ये व्यक्तिवादी विचारधारा है। लेकिन जे.एस. मिल जैसे विचारक जो व्यक्तिवादी हैं, उनका कहना है कि व्यक्तिगत कार्य लेकिन उसमें सामाजिक हित भी निहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कार्य व्यक्ति करे कि मुझे जो अच्छा लगता मैं वही करूं, लेकिन समाज में यदि उसका गलत प्रभाव जाता है तो हमें अपने कार्यों को भी संयमित करने चाहिए। समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी संगठन बनाने का अधिकार या संगठन ही मानव की जीवन की उन्नति का मूल मंत्र है। समुदाय बनाने का अधिकार का मतलब है, ये दो पहलू हैं। राजनीतिक दलों को संगठित समुदाय के रूप में देखा जाता है और दबाव समूह को संगठित और असंगठित दोनों रूपों में देखा जाता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के वाहन माने जाते हैं तो दबाव समूह उनके सहयोगी माने जाते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा जनता से जनमत की शक्ति को हासिल करके सत्ता को प्राप्त किया जाता है। सत्ता प्राप्त करने के बाद सत्ता क्रियान्वित करने का कार्य उनका दायित्व रहता है और प्रजा हित में ही कार्य हो, ये प्राथमिकता रहनी चाहिए और उन्हें रखनी पड़ती है। संगठन बनाने से संबंधित यही हुआ, जैसे कर्मचारियों का संगठन, व्यापारियों का संगठन, विद्यार्थियों का संगठन, महिलाओं का संगठन, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी विभाग कार्य करते हैं, विभागों के आधार पर संगठन बनाने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है और संगठनात्मक रूप में किसी भी अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने का भी अधिकार व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन सभी बातें मर्यादित रूप से और नियमानुसार ही की जानी चाहिए ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे और सरकार को भी सहयोग मिलता रहे। नैतिक स्वतंत्रता, एक व्यक्ति के पास सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं होने पर भी यदि उसके पास नैतिक स्वतंत्रता नहीं है तो उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। नैतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर कार्य करे और विवेक में अच्छे कार्यों का चुनाव करे, क्योंकि अच्छे कार्य जैसे कहें उचित जो है, प्रासंगिक जो है, जो उचितता पर आधारित है, उचित अनुचित का ख्याल रखते हुए कार्य किया जाए तो नैतिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में लिया जाता है। अनुचित कार्यों को असंवैधानिक रूप दिया जाता है, यानी अच्छा नहीं माना गया और मानव जीवन सदैव प्रजा हित में सरकारों का दायित्व है और प्रजा का कार्य है कि वह राजा का सहयोग करे। प्रजा और राजा एक दूसरे के पूरक हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के बिना व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। रोटी कपड़ा मकान प्रत्येक व्यक्ति की बेसिक नीड है
और इस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए संपत्ति का होना जरूरी है। रोजगार के रूप में हो, उत्पादन के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, ये सारे स्वतंत्रताएं व्यक्ति के पास होनी चाहिए। हाँ, उसे नियंत्रित किया जाना यानी संपत्ति के अधिकार में खुली छूट नहीं दी जा सकती। टैक्स के रूप में सरकार अंशदान लेती है और आवश्यकता पड़ने पर वह प्रजा में ही पैसा वितरित हो जाता है, जैसे वृद्धावस्था में पेंशन, बीमारी में छुट्टियाँ, ये सब छुट्टियों के बावजूद भी वेतन मिलता है। तो ये संपत्ति से संबंधित ही मैटर है, अर्थ से संबंधित ही महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन व्यक्ति को कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वह अपनी जीविका उपार्जन के लिए संसाधनों को जुटा सके और सुखी जीवन को निर्वहन कर सके और अपने दायित्वों की पूर्ति भी भली भांति उसके द्वारा की जा सके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोजगार का अधिकार। रोजगार एक ऐसा पहलू है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ परिवार के भरण पोषण का दायित्व भी निर्वहन करता है और वह उम्मीद करता है कि राज्य सरकार के माध्यम से उसे रोजगार के सुअवसर प्राप्त हो जाएं, ताकि वह अपनी योग्यता अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी क्षेत्र में कार्य को करते हुए संपत्ति का अर्जन या जीविका उपार्जन का अर्जन कर सके। इसके बाद पहलू आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है और इसके बिना नागरिक न तो अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग रह पाता है और न ही कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सकता है। इसलिए शिक्षा निःशुल्क भी हो और व्यवस्थित और समाज में प्रत्येक वर्ग को शिक्षा मिले, इसके सुअवसर सरकारों के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जीवन का अधिकार। जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ऐसा पहलू है जो पृथ्वी पर आता है, जन्म लेने का उसका अधिकार और जीवन पर्यंत वह सुख और आनंद के साथ अपना जीवन यापन करे। इस सब की व्यवस्थाएं, अधिकार, स्वतंत्रता, कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी अमुक व्यक्ति की न तो मानहानि की जा सकती है, न जनहानि की जा सकती है, न धनहानि की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। परिवार का अधिकार। व्यक्तिगत जीवन जीते हुए व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, आप सभी को विदित है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका ये दायित्व बन जाता है कि वह परिवार में रहकर अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करे और परिवार, समाज व राज्य में रहकर आवश्यकता अनुसार सबका सहयोग और पारस्परिक निर्भरता पूर्ण जीवन जीते हुए प्रोग्रेस करें। परिवार रखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। व्यक्तिगत लाइफ जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। वो सामूहिकता से रहे या व्यक्तिगत इंडिविजुअल परिवार में रहता है, ये उसका विवेकाधिकार बनता है और इसके लिए किसी भी तरह का किसी वर्ग विशेष का या समूह विशेष का या संस्था विशेष का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं राजनीतिक अधिकार पर। राजनीतिक अधिकार का मतलब फिर हम वही समझाना चाहते हैं, शासन व्यवस्था में सहभागिता हेतु प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित समय अवधि में, निश्चित आयु में
आकर योग्यताओं को पूर्ण करते हुए मतदान में भी हिस्सा ले सकता है, प्रतिनिधित्व बनने के लिए भी चुनावों के सह संचालन में भी हिस्सा ले सकता है, शासन सत्ता में व्यवस्थापिका कार्यपालिका में पूर्णतः सहभागिता भी देने का अधिकार है। जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा करते हुए, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, चुनावी व्यवस्था है, जिस भी तरह से निर्वाचन का प्रोसेस है उसको पूरा करना उसके लिए जरूरी है। व्यक्ति को मत देने का, निर्वाचित होने का, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का भी अधिकार है। सार्वजनिक पद ग्रहण भी योग्यता के आधार पर ही होता है। यदि उसमें कोई क्वालिटी है और क्वालिटी विशेष के आधार पर किसी वर्ग विशेष का वो प्रतिनिधित्व करना चाहता है, किसी धर्म विशेष का वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है, किसी समूह विशेष का वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है, सामाजिक संगठन का, आध्यात्मिक संगठन का, प्रशासनिक संगठन का, तो उसे वो भी अधिकार मिलता है। आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। आवेदन पत्र एक ऐसी प्रोसेस है, ये संवैधानिक तरीकों में जोड़ा गया है कि यदि हमारी कोई समस्या है तो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र देकर हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल के माध्यम से हम व्यक्ति विशेष से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, या कोई ऐसा निर्णय है जिसमें हमें सहमति व्यक्त करनी है, उसमें भी हमारी सहभागिता सुनिश्चित हो सकती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। यदि इनसे संबंधित भी कोई कार्य है या हमें इन शासन सत्ताओं से मिलकर किसी कार्य की पूर्ति करवानी है जो सार्वजनिक हित में है, वो भी कार्य करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। तो हम आज बात कर रहे थे अधिकारों के वर्गीकरण की। नागरिकों के अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, मतलब कहने का मतलब है कि मानव जीवन जो है विभिन्न अधिकारों के माध्यम से ही अपने पूर्णतः व्यक्तित्व के विकास में सहायक या सहयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि व्यक्ति जब बाल्यावस्था में परिवार में रहता है तो सब आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ होती है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्व अवस्था में आता है तो अनंत आवश्यकताएं जो है वो समाज और राज्य के माध्यम से पूरी होती हैं, और समाज और राज्य के माध्यम से पूरी होने वाली व्यवस्थाएं, आवश्यकताएं या जो अधिकार, स्वायत्तताएं या स्वतंत्रता है और कर्तव्य और दायित्वों का वहन है, इसके अंदर संवैधानिक प्रावधानों का होना बहुत जरूरी है, ताकि समाज को निर्देशित किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।